हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि जो भी बच्चे केवीएस एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो केवीएस वाले बच्चों के लिए ये रिवीजन क्लासेस हैं और होप सो आप लोगों ने अब तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए मैं कई बार है ना, मैंने आप लोगों से जब वोट करवाए थे तो आप लोगों में से 60 या 65% लोगों ने कहा हिस्ट्री की रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन आंसर कराती और फिर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करती। तो उससे क्या होता ना कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको मैं वन लाइनर, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दूं ताकि हमारा टाइम भी कम यूज़ हो और आपके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। ठीक है, और देखिए ये बाइलिंगुअल नोट्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों ही बने रहना, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश तो बहुत अच्छी की है, आप कमेंट भी अच्छे अच्छे से करना तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कई चीज़ें करने का। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो वीडियो है इसमें आपको हिस्ट्री के और जितने भी टॉपिक हैं वो एक एक करके आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, होता है कई बार है ना टाइप करने में टाइम लगता है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझा करें क्योंकि क्लास से ना थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन ये टाइम वेस्ट आपका इसी वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। बस हाँ, ये फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है आपको कई चीज़ें समझाने में मुझे टाइम लग गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सबको करने में। ठीक है, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है वीडियो को। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि बच्चों के लिए ही हेल्पफुल रहे। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति का अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें इन सब के से पहले, तो बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी, जैसे कि आपको पता ही है फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था आपका प्रथम स्टेट, दूसरा आपका द्वितीय स्टेट और तीसरा आपका था आम आदमी, जिसमें कि किसान, कारीगर ये सब आते थे। ठीक है, पहला जो स्टेट था उसमें पादरी वर्ग यानी कि चर्च का नियंत्रण था, लेकिन जो दूसरा स्टेट था, ठीक है, उसमें सारे आते थे क्लीन वर्ग। अब इसके बाद जो पहला और दूसरा स्टेट था, इन लोगों के पास क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। और जो तीसरा वर्ग था यानी कि जो आम आदमी थे, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। और जो कर की व्यवस्था थी ना, यानी कि टैक्सेस कह लीजिए, जो टैक्स थे वो सारे तीसरे वर्ग, ठीक है, उसे ही देने पड़ते थे। जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी कि अब 18वीं सदी में जो एक कहते हैं ना निरंकुश राजतंत्र की या फिर कह लीजिए निरंकुश तानाशाह की जो शासन था वो समाप्त होने वाला था। ठीक है, अब ये हमारा बैकग्राउंड था। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये हमारा वन लाइनर है और देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर जो भी चीज़ें आपको लगता है ना कि नोट करने वाली है, जल्दी से नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी कि जब लुई 16वां ने अपना पद संभाला था। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति, ठीक है, के समय जो व्यवस्था थी वो कौन सी व्यवस्था थी, वो सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यानी कि फ्यूडल सिस्टम, जो एक कह लीजिए जो शुरुआत माना जाता है ना, शुरुआत कब से मानी जाती है, 14 जुलाई 1789 को, जब बास्तील के किले का पतन किया गया। ठीक है, बास्तील का किला जो था उसका पतन किया गया। उस किले से कई विद्वान इसे मानते हैं और कई 5 मई को मानते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें 14 जुलाई को ही ये माना गया है कि जो क्रांति की शुरुआत बास्तिल के पतन से ही हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, 14 जुलाई 1779। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम बात करें तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा किसने दिया था? फ्रांसीसी क्रांति की ही देन थी। देखिए, विश्व में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि कहीं किसी राजा के खिलाफ ऐसी चीज़ें लोगों ने शुरू कर दी थी, क्योंकि आप जानते हो 18वीं सदी जो थी वो पुनर्जागरण का काल था। ठीक है, अब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में समझ आ रहा था, सारी चीज़ें समझ आ रही थी, तो इसीलिए अब लोग जो निरंकुश राजतंत्र था ना, इसका अंत करना चाहते थे। और कह लीजिए तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का जो नारा था ना, वो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन थी। और पॉलिटी में आप इसे पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। जो पॉलिटी में आप प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना में भी आपका जो समानता, स्वतंत्रता दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये स्लोगन कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है एक तरीके से। और एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून। ये कथन किसका है? तो ये कथन लुई 14वें का है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि लुई 14 जो था वो उसके बहुत मतलब बहुत अननेसेसरी खर्चे थे। ठीक है, और वो राजमहल में कई चीज़ें उसने ना अननेसेसरी करी थी, जिसकी वजह से जनता के लिए वो काफ़ी ख़राब थी। और ये भी कहा जाता है, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसका जो बैकग्राउंड रेडी हो रहा था ना, तो वो लुई 14वें की समय से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि अब लोगों के मन में है ना कड़वाहट, या कह लीजिए राजतंत्र के खिलाफ जो चीज़ें, एक विचार जो थे वो उभरने लगे थे। ठीक है, तो लुई 14वें के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें आने लगी। लेकिन आते आते लुई 16वां इस तरीके की क्रांति लेके आया, जो कि आप विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत मानी भी जाती है। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। अब मैं बता रही थी ना आपको कि इसने बहुत अननेसेसरी खर्चे किए थे। ठीक है, लुई 14वें ने वर्साय को फ्रांस की राजधानी घोषित किया। देखिए, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसके समय घोषित किया गया था? तो वो किया गया था लुई 14वें के समय। ठीक है, और लुई 14वें ने इसे किया था। ठीक है, और लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1774 में। ठीक है, लुई 16वें की पत्नी जो का क्या नाम था? इस तरीके का आपने डीएसएसबी का अगर लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था। तो लुई 16वें की जो पत्नी थी उनका नाम था मैरी एंटोनेट, और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और इनके भी अच्छे खासे खर्चे थे। ठीक है, ये कम नहीं थी खर्चे में। इन्होंने भी एक बारी क्या हुआ कि लोगों के लिए रोटी नहीं थी खाने के लिए, तो लोगों ने इनसे सवाल किया कि आप, हाँ, लोगों के पास रोटी नहीं है तो आप इस पे क्या कर रहे हैं? तो उसका जवाब क्या आया कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो उन्हें केक दे दो खाने के लिए। मतलब इसमें ये जो राजकुमारी थी, इसे इतना भी सेंस, या कह लीजिए इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि जिस इंसान के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं है वो केक कैसे खरीद सकता है। ठीक है, तो ये कई इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके का कोटेशन याद रखिएगा। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। तो आप से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16वें को किस वजह से फांसी दी थी? तो देशद्रोह के। ठीक है, और टाइल जो था, टाइल एक प्रकार का सरकारी कर था जो सरकार द्वारा लिया जाता था। लेकिन जो टाइट था, ठीक है, टाइट जो था वो धार्मिक कर था। देखिए, यहाँ पर एक टाइल और टाइट में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत होती है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो था से याद रखिएगा, था मतलब धार्मिक। ठीक है, मैं ऐसे ही याद किया था जब अपने टाइम पे। ठीक है, तो था मतलब था से याद रखिएगा कि था अगर आ रहा है तो धार्मिक कर है। ठीक है, और अगर टाइल आ रहा है तो ये सरकारी कर है, ये याद रखिए, क्योंकि बहुत एग्जाम हॉल में ना चीज़ें समझ नहीं आती। तो था से धार्मिक कोट कर लीजिए, जैसे भी आपको याद हो सकता है वैसे। तो जो टाइट था वो उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का था। ठीक है, और वोल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। ठीक है, चर्च का विरोध करता था, क्योंकि चर्च भी है ना अपने जो अधिकार है उनका कई बार नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही थी, लोगों का शोषण भी कर रही थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो संपत्ति थी ना, संपत्ति पे आधे से ज़्यादा संपत्ति है ना चर्च के हाथों में ही थी। ठीक है, रूसो फ्रांस के लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। तो जो रूसो था वो लोकतंत्र पद्धति का समर्थक था। ठीक है, वो डेमोक्रेसी को अच्छा मानता था।
100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये कथन किसका है? देखिए कथन से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, ये कथन जो है वोल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक थी? तो ये रूसो की बुक थी, ठीक है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना थी। ये बुक ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, ठीक है। तो ये कानून की आत्मा किसकी बुक थी? तो वो थी मॉन्टेस्क्यू की। और आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको ना सारी जितनी भी बुक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, जितनी भी मतलब बुक्स का जिक्र है, चाहे वो रूसो की हो या फिर कह लीजिए मॉन्टेस्क्यू की हो, वो एक अलग PDF बना के आप लोगों के लिए वो क्लास करवा दूंगी, तो बताना ज़रूर, ठीक है। जनरल स्टेट के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1779 में हुई थी। देखिए मैंने आपको बताया ना, कई इतिहासकार 5 मई को मानते हैं रूसी कह रही हूँ, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो कहते हैं, लेकिन कई मानते हैं बास्तिल के पतन से 14 जुलाई को। तो आप ये याद रखिए कि आपके NCERT के अकॉर्डिंग वो 14 जुलाई ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 14 जुलाई नहीं है और 5 मई अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखिएगा 5 मई को भी कई इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। मापतौल की दशमलव प्रणाली जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो आपका डेसिमल सिस्टम था, जो वो था फ्रांस द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेपोलियन की। नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 में हुआ था, ठीक है। और जो नेपोलियन के जो हराया गया था ना, वो किस युद्ध में हराया गया था? वाटरलू के। देखिए विश्व इतिहास में ना ये 2-3 फैक्ट्स ना बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो वो था वाटरलू का युद्ध। और ये कब हुआ था? 18 जून 1815 में, ठीक है, पराजित किया गया था। नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था, ठीक है। और नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकेडमी से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? मिलिट्री एकेडमी से। कहाँ पर? ये ब्रिटेन की। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था, ठीक है। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? देखिए ये वाला भी है ना, जो अभी DSSB का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, डायरेक्टरी का शासन कब अंत हुआ था, ठीक है। तो ये था 1799 में, ठीक है, ये याद रखिए, डायरेक्टरी शासन। पहली बार नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में काउंसिल बनाया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, और जीवन भर के लिए नेपोलियन ने 1802 में काउंसिल बनाया। मतलब पहले क्या, फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो कब किया था? आपका 1799 में, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम के लिए कब कर दिया था इसे? तो 1802 में। अब इसके बाद बात करें तो नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था ना, तो वो कब बना था? 1804 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक तो वाटरलू, अगर नेपोलियन वाला टॉपिक है तो वाटरलू से बहुत पूछा जाता है, और एक सम्राट कब बना था नेपोलियन, ठीक है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। तो यहाँ पर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का निर्माता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था, ठीक है। ये कथन बहुत आते हैं आपके, तो कथन याद रखिएगा। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम था जियोफाइन, ठीक है। और स्टालफ्लकर का युद्ध जो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। इसके बाद अगर हम बात करें, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी नेपोलियन द्वारा। नेपोलियन का कोड नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह कहा गया, ठीक है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 में इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें, नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण
रूस पर आक्रमण करना था। ठीक है, नेपोलियन का जो पतन था वो उसका कारण क्या माना जाता है कि रूस पर उसने जो आक्रमण किया था उसे माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना समझौता के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 में ख़त्म कर दिया था। इसके बाद जो हमारा नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वन लाइनर थे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से चीज़ें दे सकूं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। आप लोग ये याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस है ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये फ्रांसीसी क्रांति में ये नेपोलियन वाला पार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इन चीज़ों को शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही आपको पॉलिटी और कोशिश करूँगी कि पॉलिटी और आपको इकोनॉमिक्स या फिर कह लीजिए जियोग्राफी की क्लासेस ऐसे वन लाइनर में मिल जाए ताकि आपकी लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।